क्या बेहतर है, फल खाना या जूस पीना? या क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि नारियल तेल सर्दियों में क्यों जम जाता है? या क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि बारिश हमेशा बूंदों में ही क्यों होती है, पानी की तरह क्यों नहीं होती? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि अदालत में हथौड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जजेस अदालत में ऑर्डर करते हुए डेस्क के ऊपर हथौड़ा मारते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, चलिए जानते हैं। ये जो हथौड़ा होता है इसे हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है और इसको दूसरी हार्ड लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर मारा जाता है, जिससे बहुत बड़ा सा साउंड निकलता है। और ये जो हथौड़ा होता है इसे गेवल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करने की शुरुआत विदेश में हुई थी। इसको यूएस और यूके में और अन्य कई देशों में इस्तेमाल किया जाता था और इसको ज्यादातर अदालत में, पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसको पूरी दुनिया में ऑक्शन में यानी कि नीलामी में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि इसका इस्तेमाल हमारे भारत के अदालत में नहीं किया जाता है। अब जानते हैं कि अदालत में इस्तेमाल क्यों किया जाता था। अदालत में लोगों की चर्चा होती है, साथ ही विवाद भी होते हैं और कई बार झगड़े भी होते हैं। तो लोगों को शांत करने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए जजेस ऑर्डर करते हुए इस हथौड़े को, इस गेवल को डेस्क के ऊपर मारते थे। इसी के साथ इस गेवल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ऑक्शन में, नीलामी में भी कई बार किया जाता है। आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा। तो लोगों को शांत करने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए जजेस ऑर्डर करते हुए इस हथौड़े को, इस गेवल को डेस्क के ऊपर मारते थे। पहले लोग हाथ से डेस्क पर मारते थे, पर बाद में गेवल का इस्तेमाल किया गया। गेवल न्यायिक शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसी के साथ इस गेवल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ऑक्शन में, नीलामी में भी कई बार किया जाता है। आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि अदालत में हथौड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नंबर 4, अब जानते हैं कि बुलेट बाइक की आवाज दमदार क्यों होती है। बुलेट बाइक दिखने में काफी दमदार होती है अगर बाकी गाड़ियों से तुलना करते हैं तो। साथ ही इसकी आवाज भी काफी लाउड होती है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी बुलेट बाइक के फैन हैं और इसकी आवाज की बात की जाए तो सभी लोग इसकी आवाज के दीवाने भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बुलेट बाइक की इतनी दमदार आवाज क्यों होती है? इतनी लाउड आवाज क्यों होती है? इतनी दूर तक आवाज क्यों जाती है? ये जो बुलेट बाइक की आवाज होती है वो उसके इंजन के डिजाइन की वजह से होती है। जी हाँ, इसके इंजन का डिजाइन जो होता है वो बाकी गाड़ियों की तुलना में अलग होता है। इंजन में जो पिस्टन होता है, जहाँ पर मूवमेंट होती है, वो सिलेंडर में मूवमेंट करता है और सिलेंडर के मुताबिक जो इंजन होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्क्वायर इंजन, दूसरा होता है अंडर स्क्वायर इंजन और तीसरा होता है ओवर स्क्वायर इंजन। सिलेंडर का जो डायमीटर होता है उसे बोर कहा जाता है और सिलेंडर की जो हाइट होती है उसको स्ट्रोक कहा जाता है। स्क्वायर इंजन में ये होता है कि जो सिलेंडर का डायमीटर होता है और जो उसकी हाइट होती है वो इक्वल होती है और इसीलिए उसे स्क्वायर इंजन कहा जाता है। वहीं ओवर स्क्वायर इंजन में जो सिलेंडर का डायमीटर होता है यानी जो बोर होता है वो हाइट की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ओवर स्क्वायर इंजन कहा जाता है। और जो अंडर स्क्वायर इंजन होता है उसमें सिलेंडर का जो डायमीटर होता है, बोर होता है, वो हाइट की तुलना में यानी कि सिलेंडर की हाइट की तुलना में वो कम होता है और इसीलिए उसको अंडर स्क्वायर इंजन कहा जाता है। तो इस तरह अलग अलग इंजन में बोर और स्ट्रोक का अलग अलग रेशियो होता है। ये जो अंडर स्क्वायर इंजन होते हैं वो लगभग बुलेट बाइक, हार्डली डेविएशन जैसी बाइक में इस्तेमाल किए जाते हैं और जो ओवर स्क्वायर इंजन होते हैं वो केटीएम वगैरह जैसी सुपर बाइक में यानी कि जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं और जो स्क्वायर इंजन होते हैं वो नॉर्मल बाइक में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओवर स्क्वायर इंजन यानी जिनमें बोर ज़्यादा होता है स्ट्रोक के मुकाबले, तो उनमें आरपीएम ज़्यादा होता है और उसमें जो टॉर्क होता है वो कम होता है। साथ ही जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही इसमें जो पिस्टन की जो मूवमेंट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका स्ट्रोक छोटा होता है और उसका डायमीटर ज़्यादा होने के कारण उसकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है और उसके लिए उसको मूवमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। साथ ही जो अंडर स्क्वायर इंजन होते हैं उनमें जो स्ट्रोक होता है वो काफ़ी लंबा होता है लेकिन डायमीटर छोटा होता है। स्ट्रोक लंबा होने के कारण जो उसमें आरपीएम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है
और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं पावर थोड़ी सी कम होती है। यहाँ पर स्ट्रोक लंबा होने के कारण जो पिस्टन की मूवमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अप डाउन करने की वो काफ़ी कम होती है। इसलिए जो बुलेट की थंपिंग साउंड होती है उसे हम क्लियरली सुन सकते हैं। और इसका जो फोर्स होता है, जो स्ट्रोक लंबा होने के कारण काफ़ी फोर्सफुली पिस्टन मूवमेंट करता है, इसीलिए हमें काफ़ी लाउड साउंड आती है। कंबशन होने के बाद उसमें जो गैस तैयार होती है उसको भी काफ़ी फोर्सफुली धकेला जाता है, इसी वजह से हमें काफ़ी लाउड साउंड सुनाई देती है। ज़्यादा लंबा स्ट्रोक होने की वजह से उसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है और स्ट्रोक लंबा होने के कारण उसकी अप और डाउन की जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी कम होती है, यानी कि रीविंग इंजन का कम हो जाता है और इसीलिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसकी जो थंपिंग साउंड होती है उसे क्लियर सुन सकते हैं। वहीं साथ ही जो ओवर स्क्वायर इंजन होते हैं जिनमें डायमीटर बोर ज़्यादा होता है, जैसे कि KTM वगैरह, इसकी भी हमने साउंड सुनी होगी जो काफ़ी क्रिस्प साउंड आती है, यानी कि थंपिंग साउंड सुनाई नहीं देती है, काफ़ी क्रिस्प साउंड आती है, यानी कि उसमें अप और डाउन पिस्टन की मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए स्पोर्ट्स बाइक में RPM काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन बुलेट बाइक में जो RPM होता है वो काफ़ी कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बुलेट 350 क्लासिक मॉडल है उसमें बोर साइज 70 mm और स्ट्रोक साइज 90 mm होता है। तो इससे आपको ये पता चल ही गया होगा कि इसका रेशियो क्या है, जिससे ये अंडर स्क्वायर इंजन में आता है। नंबर 3, क्या कभी आपने सोचा है कि बारिश हमेशा बूंदों में ही क्यों होती है? बारिश का एक जैसा प्रभाव क्यों नहीं होता है? पानी का प्रवाह क्यों नहीं होता है? सबसे पहले जानते हैं कि बारिश के बादलों की रचना कैसे होती है। बारिश के जो बादल होते हैं उनमें पानी भाप के रूप में होता है, जिसे हम फॉग कह सकते हैं, वेपर कह सकते हैं। तो उनमें जो पानी होता है वो भाप के रूप में होता है और साथ ही वहाँ पर छोटे छोटे बर्फ कण भी होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो वेपर होता है उस वेपर के छोटे छोटे कण भी होते हैं और वहाँ पर जो बर्फ होती है उसके भी छोटे छोटे कण होते हैं। वहाँ पर कोई लिक्विड नहीं होता है, वहाँ पर कोई पानी का बड़ा सा टैंक नहीं होता है जिससे वहाँ पर धारा बन सके। तो अब आपको ये समझ ही आ गया होगा कि बादल कैसे होते हैं और बारिश कब होती है। जब इन्हीं बादलों को, इन्हीं वेपर्स को ठंडी हवा लगती है, तब यही भाप जो होती है वो पानी में बदल जाती है, छोटे छोटे बूंदों में बदल जाती है और यही बूंदें जमीन की ओर गिरने लगती हैं। वहाँ पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है जिससे पानी की बड़ी सी धारा वहाँ बन सके। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए बूंदों में रूपांतरण हो जाती है। तो हैवी होने के कारण झट से नीचे आती है। जैसे ही बूंदों में रूपांतरण होता है वो भारी होने के कारण झट से नीचे आते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है बड़ा सा सोर्स बनने के लिए। इसी वजह से बारिश जो होती है वो बूंदों में होती है। साथ ही इसके पीछे एक और रीजन होता है, जो भाप होती है, जो फॉग होता है, वो किसी ठोस जगह पर ही संकलन करती है, यानी कि जो उनका कंडेंसेशन होता है वो किसी ठोस जगह पर ही होता है। जैसे कि हवा में बूंद के छोटे छोटे कण होते हैं, तो ये कण पर ही फॉग बैठने लगती है, यानी फॉग के वेपर का संकलन होता है। तो ये जो संकलन होता है वहाँ पर उनके सेंटर में धूल का कण होता है। जैसे ही उनके छोटे छोटे गोले बनते हैं और यही छोटे छोटे गोले बाद में बूंदों में रूपांतरण होते हैं जैसे ही उनको ठंडी हवा लगती है। तो ये दूसरा रीज़न होता है कि बारिश हमेशा बूंदों में ही होती है, बारिश की कोई भी प्रकार की धारा नहीं होती है। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि जो नारियल तेल होता है वो सर्दियों के मौसम में जमने लगता है। नारियल तेल ही नहीं, जैसे कि पाम तेल है, जैसे कि घी है, बटर है, तो ये भी जमने लगते हैं। सर्दियों के मौसम में ही नहीं, पर जब कभी कभार तापमान रूम टेम्परेचर से कम हो जाता है तब नारियल तेल जैसे तेल कम टेम्परेचर पर जमने लगते हैं, ठोस बनने लगते हैं। वहीं जो बाकी के तेल होते हैं जैसे कॉटन तेल, सोयाबीन तेल, वो क्यों नहीं जमते, जबकि सिर्फ नारियल तेल जैसे तेल ही क्यों जमने लगते हैं? तो चलिए जानते हैं। आपको फैट का पता ही होगा। फैट और फैटी एसिड की एक टेम्परेचर रेंज होती है जहाँ पर वो जमने लगते हैं। अलग अलग तेल में कई तरह के फैट्स होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं और उनकी अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है जहाँ पर वो तेल जमने लगते हैं, यानी कि वो ठोस बनने लगते हैं। फैट के 2 प्रकार होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट की तुलना में ज़्यादा तापमान पर जमने लगता है, यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो बहुत ही कम तापमान पर ठोस बनने लगते हैं, जमने लगते हैं। जैसे कि सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है
जो घी होता है, जो बटर है, वो अनसैचुरेटेड फैट के मुकाबले ज़्यादा तापमान पर ठोस बनते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो घी होता है वो हमेशा ठोस बनता है, जो बटर होता है वो ज़्यादा ठोस होता है, तो ज़्यादा तापमान पर ही वो ठोस होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो कम तापमान पर जल्दी जमता है, और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो उससे भी कम तापमान पर जमने लगता है। जैसे कि जो कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसी वजह से वो कोकोनट ऑयल सर्दियों के मौसम में या कभी कभार तापमान रूम टेम्परेचर से कम हो जाते हैं तो नारियल तेल जमने लगता है। नारियल तेल ही नहीं, आपने देखा होगा कि पाम तेल भी हमेशा जमता है। सैचुरेटेड फैट में हाइड्रोकार्बन चेन्स के साथ हाइड्रोजन्स के एटम होते हैं, और जब वो दूसरे मॉलिक्यूल के नज़दीक जाते हैं तब उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, और उनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा थर्मल फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी वजह से जो नारियल तेल होता है, जो पाम तेल होता है, वो कम टेम्परेचर पर जम जाते हैं, ठोस बनने लगते हैं। उनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा थर्मल फोर्स की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से अनसैचुरेटेड फैट में जो एटम होता है, जो हाइड्रोजन्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, उनके बीच में जो फोर्स होती है वो कम फोर्सफुल होती है, तो उनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा थर्मल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा थर्मल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसी वजह से वो कम तापमान पर भी तरल रहते हैं, जैसे कि कॉटन ऑयल, सोयाबीन ऑयल और भी कई तेल जो होते हैं। तो इसी वजह से नारियल तेल और बाकी के तेल में अंतर होता है, और इसी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की वजह से नारियल तेल कम तापमान पर या कभी कभार रूम टेम्परेचर से तापमान जब कम हो जाता है तब जमने लगता है। नंबर 1, हम कई बार फलों का जूस पीते हैं। ऑब्वियसली वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फलों को खाना सही है या उसका जूस पीना सही है? दोनों में से कौन सा फायदेमंद होता है? तो चलिए जानते हैं। हम कुछ भी खाना खाते हैं तब खाने में लार मिक्स होती है, और उस लार की वजह से हमें वो खाना हजम करने में आसान हो जाता है। वहीं हम फलों को जब खाते हैं तो देर लगती है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, और वहीं उसका जूस जब हम पीते हैं तो हम कम समय में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। पर होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो फल हो, तो जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको चबा के खाते हैं, उसमें लार मिक्स होती है, और लार मिक्स होने के कारण वही फल हमें आसानी से हजम हो सकता है। लेकिन अगर वही हम उस फल का जूस पीते हैं तो जूस पीते समय लार कम मिक्स होती है, और लार कम मिक्स होने के कारण वही जूस हमें हजम करने में कठिन हो जाता है। तो इसी तरह से इन दोनों में फ़र्क होता है। हम जब फल खाते हैं तो फलों के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, फलों के छिलकों में भी कुछ पोषक तत्व होते हैं, फलों में फाइबर होता है। ये सभी पोषक चीज़ें हमें जूस में नहीं मिलती, जो हमें सिर्फ फलों में ही मिलती है। तो ऐसे में फ़ायदा है फल खाने का। साथ ही हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब हम फल को खाते हैं तब फल में कम शक्कर होती है, लेकिन हम जब वही फल का जूस पीते हैं तब उसमें शक्कर बढ़ जाती है, जो हमें हजम करने में कठिन होती है। तो दोस्तों, अगर आपको जूस पीने की आदत है, अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट से पहले जूस पीना चाहिए। साथ ही जो बाज़ार में रेडीमेड जूस मिलते हैं उनको कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।